चलिए, अब आ गए हैं हम मीटर सेतु। अगली क्लास में, पिछली क्लास में ही हम पढ़ चुके हैं मीटर सेतु। अब इसके बाद उदाहरण नंबर है 3-9, चित्र 27 है। चित्र वही है जो बनाया गया है किताब में, जो हमने बनाया था चित्र के अनुसार है। ये कह रहा है चित्र 3-27 में दर्शाए गए मीटर सेतु से बिंदु ए 33.7 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त होता है। एस प्रतिरोध के पार्श्व में 12 ओम के एक अन्य प्रतिरोध संयोजित करने पर शून्य विक्षेप बिंदु 51.9 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। आर और एस के मान परिकलित कीजिए। बड़ा ही बढ़िया सवाल है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। उदाहरण नंबर 3-9। बिल्कुल सिंपल सी बात है। बिंदु ए से 33.7 पर पहले कोई संतुलन प्राप्त होता है। उसके बाद एस के साथ में समांतर में कोई 12 ओम का प्रतिरोध लगा दिया गया। अब ये 51 सेंटीमीटर 51.9 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो दोनों स्थितियों में चित्र को अगर समझा जाए तो कुछ ऐसा मामला है। और ये है गैल्वेनोमीटर ऐसे, और ये आप जानते हैं कि ये है ए और ये है बी। ओके, तो पहला जो संतुलन है वो आया है L1 पर और दूसरा आया है मान लीजिए L2 पर। यानी ये जो चीज़ है पहली, ये L1 पे आई है। तो पहले केस में देखा जाए तो R/L1 S/100 माइनस L2, ये पहला समीकरण है। देखो, ये पहला संतुलन है। ठीक, अगर दूसरे संतुलन की बात करें तो इसके साथ कुछ लगाया पार्श्व क्रम में, पैरेलल में, वो लगाया 12 ओम का प्रतिरोध। तो दूसरी स्थिति कैसी है देखो, फिर बना देते हैं। आर और ये एस और इसके साथ लगा दिया 12 ओम, और फिर जो स्थिति पैदा हुई वो हुई ये गैल्वेनोमीटर लिख सकते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर लिख दें इसको। और ये स्थिति आ गई L2 पर। इस बार संतुलन बिंदु कहाँ पे आ गया? L2 पर। 100 माइनस L2 ऐसे। इस बार हो गया R/L2, और ये कुल कितना प्रतिरोध बनेगा? ये बनेगा 12S बारह प्लस एस पैरेलल में, समांतर में, और ये हो गया 100 माइनस L2। ठीक, अब इसके बाद R तथा S के मान ज्ञात कीजिए। R तथा S के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? R तथा S का मान, ये ज्ञात करना है। देखो, ठीक, अब इन दोनों समीकरणों को हल करके तुम्हें निकालना है R और S का मान। कैसे ज्ञात करोगे? पहले ये कन्फर्म कर लो, ये पक्का कर लो कि ये दोनों समांतर क्रम में है, पार्श्व क्रम में है। इनका रेजिस्टेंस ये लगा है। देखो, दिस अपॉन दिस, इसके बटे में 100 माइनस L2 लगा है। R/L2 है, इधर R/L1 है, S/100 माइनस L1 है। ठीक, L1 का मान और L2 का मान दे रखा है। L1 का जो मान है वो बता रखा है। देखो, वो बताया है 33.7, और L2 का मान बताया है 51.9। ये हैं सेंटीमीटर में, जो कि होते हैं सेंटीमीटर में, सामान्यतः ये सेंटीमीटर में ही होते हैं। अब हमें हल करना है, क्या करें, कैसे करें? आर और एस में समीकरण कैसे बनाएं? तो आर और एस के अलावा देखिए
L1 L2 हैं जो हमें पता है, ठीक। यानी R और S को निकालने के लिए हमें समीकरणों को एक दूसरे में रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ से, मान लीजिए हम यहाँ से R और S का अनुपात यहाँ रख देते हैं, R बटे S यहाँ रख देते हैं। तो पहले मैं यहाँ से R बटे S बना लेता हूँ, R बटे S। तो कितना बनेगा देखो, 12L2 12 प्लस S और नीचे बनेगा 100 माइनस L2, ऐसे बन जाएगा। देखो ये, इस S को मैं नीचे ले आया, L2 को ऊपर ले आया, 12 प्लस S को मैं नीचे ले आया। R प्लस S का जो ये मान है यहाँ मैं मिला देता हूँ इसको। यहाँ से R अपॉन S का मान कितना आएगा, L1 100 माइनस L1 है ना, ये L1 है ना। देखो गलतियाँ हो जाती हैं लिखने में, ये आ गया देखो। अब मैं इसको मिला देता हूँ दोनों को, R बटे S का मान यहाँ रख देता हूँ, तो इसको L बटे 100 माइनस L1 को यहाँ रख देता हूँ। देखो लो छोटा हो जाएगा, देखो आसानी से समझ में आ रहा है। फिर L1 100 माइनस L1 ऐसे आ गया देखो, ठीक। अब यहाँ से इसे हल करें तो S का मान निकल आएगा। देखो ये रहा S, जब S का मान निकल आएगा तो R का मान भी आ जाएगा, हम यहाँ लगा लेंगे वैल्यू। तो मैं क्या करूँ इसमें, मैं L1 और L2 का मान लगा देता हूँ, इसी के अंदर मैं लगा देता हूँ। देखो L1 कितना है 33.7, 100 माइनस 33.7, 12 51.9, 12 प्लस S 100 माइनस 51.9, 51.9। तो देख रहे हैं कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ S बचा हुआ है हमारे पास, ठीक। तो यहाँ से S का मान निकल आएगा। S का मान आ रहा है हमारे पास 13.5 ओम, S का मान आ रहा है 13.5 ओम, ठीक। अब इस S के मान को यहाँ रख दूँ तो R का मान आ जाएगा, R का मान आ रहा है 6.86 ओम, ठीक। ये दोनों उत्तर हो गए। देखो यानी समझ में आ गया कि 2 बार हमें लगाना पड़ेगा मीटर ब्रिज के समीकरण को, एक बार R और S पर, एक बार S के साथ 12 ओम का प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जोड़कर लगाना पड़ेगा। फिर दोनों में R और S के मान, R बटे S के मान दोनों तरफ से बराबर कर देंगे, तो S का मान आएगा, L1 L2 के मान जो दे रखे हैं वो रख देंगे। उसके बाद फिर जब S का मान आ जाएगा तो R का मान उसी समीकरण में पहले वाले में रख के या दूसरे वाले से भी S का मान जो है आपका या R का मान जो है निकल जाएगा। S का मान पहले आएगा तो R का मान बाद में मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये था मीटर ब्रिज पर एक प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल आता रहता है। यहाँ पर इन्होंने देखिए समांतर क्रम में कुछ जोड़ा है, श्रेणी क्रम में भी जोड़ देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, श्रेणी क्रम में भी जोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दें यहाँ तो श्रेणी क्रम के हिसाब से जो बनेगा प्रतिरोध उसी को डाल देंगे अनुपात में, ठीक, उसी को समीकरण में रख देंगे। एक समीकरण वो बनाएंगे जिसमें किसी के साथ कुछ नहीं जोड़ा गया, एक समीकरण फिर बनाएंगे जब जिसके साथ श्रेणी या पार्श्व समांतर में जो भी जोड़ा गया, दोनों समीकरणों में से एक दूसरे को हल करके जैसे मैंने अभी किया वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक। यानी ये सरल विधि है, बिल्कुल सरल सी प्रक्रिया है, पर ये ज़रूरी हो जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कि हमने इसे पहले से पढ़ा हो, हमने इसे पहले से पढ़ लिया हो, तब ये ज़रूरी होता है। मान लीजिए परीक्षा में अचानक सवाल आ गया और ये L1 L2 बताए नहीं हैं, L1 L2 के पदों में ही आपसे जवाब मांगा है, तो L1 L2 के पदों में जवाब यहाँ से मिलता है। देखो ये देखो, ये इसको हल करना पड़ता है, L1 L2 के पदों में जवाब मिलता है। अब मैं आपको L1 L2 के पदों में अगर इसे निकाल के दिखाऊं तो ये कैसे आएगा, मैं करके बता देता हूं आपको। मान लीजिए L1 L2 बताए नहीं है, L1 L2 के पदों में ही उत्तर मांगा है, तब चलिए मैं L1 L2 के पदों में निकाल के दिखा देता हूं आपको। चलिए देख लीजिए, L1 100 माइनस L1
और 12L2 12 प्लस S 100 माइनस L2। ठीक, अब मुझे जाना है S की तरफ, तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को ऊपर कर लेता हूँ, उसको पलट लेता हूँ। ठीक, तो मैं कर दिया 12 प्लस S बटे 12, इसको इधर ले गया, 12 को नीचे ले आया, और मैंने कर लिया 100 माइनस L1 बटे L1, और ऊपर पड़ा है एक L2, और यहाँ हो गया 100 माइनस L2, ये आ गया। देखिए इस तरीके से बना लिया मैंने। अब इस 12 को मैं दोनों के नीचे कर लेता हूँ, 1 प्लस S बटे 12, ये बना लिया मैंने। 100 माइनस L1, इसे अभी जो का त्यों लिख दूंगा मैं, L1 100 माइनस L2 ऐसे। अब इस 1 को उधर ले जाके घटा दूंगा मैं, S बटे 12 100 माइनस L1 L2 माइनस L1 100 माइनस L2 बटे L1 100 माइनस L2 ऐसे। क्यों? क्योंकि 1 उधर जाएगा और ये फिर लघुत्तम बन जाएगा, 1 के साथ गुणा होगा, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ से S बटे 12 ठीक हो गया। देखिए अब ये 100 माइनस L1 L2 कट जाएंगे, तो बचेगा 100 और ये बचेगा L2, 100 L2 माइनस L1, ये आ गया। देखिए, और नीचे क्या बचेगा, L1 100 माइनस L2। तो देखिए ये उत्तर हो जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए S बटे 12 ये चीज़ बनेगी। अब इस 12 को इधर ले आएंगे तो S का मान मिल जाएगा। यानी L1 L2 के पदों में अगर सिद्ध करने को आए और निकालने को आए तो ऐसे निकाल देते हैं, इसको ऐसे हल कर देते हैं। ठीक, तो हल करने की पद्धति, हल करने की बात तो समझ में आ गई होगी। सीधे सीधे इसको इधर लाए, एक के पदों में कर दिया, 1 को उधर ले जाके माइनस कर दिया, है ना, सरल हो गया बिल्कुल। गणितीय विधि समझ में आ जाती है, ये सीधा मामला है। अब इसके बाद मीटर ब्रिज यानी मीटर सेतु के बाद हम बात करेंगे, सीधे हम पहुंच रहे हैं अभी इसी क्लास में हम शुरू कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियोमीटर विभव मापी बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विभव मापी पोटेंशियोमीटर। ठीक, ये क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, फिर वही बात आ जाएगी, ये पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है,
किसको कहेंगे? पोटेंशियोमीटर। तो फिर हम कहेंगे ये भी एक परिपथ प्रबंध है, एक सर्किट अरेंजमेंट है, यानी पोटेंशियोमीटर एक परिपथ प्रबंध है, परिपथ प्रबंध। ठीक, कैसे काम करता है? एक परिपथ प्रबंध हम ऐसा बनाएं कि विभव दो बिंदुओं के बीच का सही सही विभवांतर नाप सकें, दो बिंदुओं के बीच का सही सही विभवांतर मापने के लिए, ठीक, हम एक परिपथ प्रबंध बनाएं तो उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर। ठीक, तो काम क्या है इसका, पोटेंशियोमीटर का? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना, जिसका मतलब है कि सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। अब यहाँ दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तो वोल्ट मीटर भी बता देता है आपको, लेकिन वो सही नहीं बताता, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी रहती है क्योंकि उसका अपना प्रतिरोध उसमें शामिल रहता है। यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल हम चाहते हैं कि हमें बिल्कुल सही मिले, तो क्या करते हैं? पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब सीधी बात हो गई कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, लेकिन सही ज्ञात करना, सही बिल्कुल कितना है, बिना किसी त्रुटि के ज्ञात करना। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, ये एक ही बात है। ठीक, सेल का विद्युत वाहक बल सही सही पता चल जाए, विभव मापी से करेंगे। ठीक, इसके बाद दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तीसरा काम, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक, यानी किसी सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं तो भी विभव मापी से होगा, यानी विभव मापी से जो भी जानकारी मिलेगी वो सही मिलेगी, उसकी जांच में त्रुटि नहीं होगी। ठीक, अब देखिए क्या बनाते हैं? सर्किट डायग्राम। ठीक, परिपथ का जो चित्र है वो क्या बनाते हैं? परिपथ चित्र। ठीक, तो सारा का सारा काम जो होगा, एक धारा, एक विभव, एक विभवांतर कहीं पे दिया जाए, उस पर तुलना की जाए, इसी के अनुसार होगा। सबसे पहले क्या लगाते हैं? एक लगाते हैं ड्राइवर सेल। इसे कहते हैं E0, इसका विद्युत वाहक बल है। क्या लिख दिया इसको? चालक सेल। चालक सेल या ड्राइवर सेल से मतलब है कि यही वो सेल है जो परिपथ को चलाता है। इसके साथ में एक बदलने वाला प्रतिरोध लगा सकते हैं जिसे हम कहते हैं रिहोस्टेट। ऐसे, ये क्या है? रिहोस्टेट RH, जिसका मतलब है कि प्रतिरोध को बदला जा सकता है। प्रतिरोध को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि करंट को बदलना पड़ जाता है कई बार। मान लीजिए कोई करंट बह रहा है, उस करंट को बदलना पड़ जाता है। अगर इस प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं तो करंट कम हो जाएगी, इसे कम कर दें तो करंट थोड़ी बढ़ जाएगी। तो रियोस्टेट यहाँ लगा होता है। इसका उद्देश्य करंट को बदलना, करंट को आवश्यकता के अनुसार करना। ठीक, ड्राइवर सेल का ये नेगेटिव है, ये
पॉजिटिव है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ लगा लेते हैं एक बिंदु ए और बी के बीच एक पोटेंशियोमीटर वायर। ये है पोटेंशियोमीटर वायर। ये तार है जिस पर एक विभवांतर फैला हुआ है। इस तार का एक प्रतिरोध होगा और इस परिपथ में इसमें कोई धारा बहेगी। अब इसमें जो धारा बहेगी वो कितनी बहेगी, उस धारा को मान लेता हूं मैं I। और AB का प्रतिरोध, विभव मापी तार का प्रतिरोध, विभव मापी का जो मुख्य तार है AB पोटेंशियोमीटर वायर, उसका प्रतिरोध। तो RAB कितना होगा, रो LAB बटे A। अब ये जो A है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसको मैं S मान लेता हूं। देखो S, ये रहा तार के अनुप्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल है। क्या लिख दिया मैंने इसे, S। तो रो L/S ये हो गया इसका प्रतिरोध। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी इसकी तो इसकी हम इसे लिख सकते हैं, या फिर इसके प्रतिरोध को सीधा RAB लिख सकते हैं। विभव मापी तार का प्रतिरोध, ठीक याद रहेगा, विभव मापी तार का प्रतिरोध। अब कहा क्या क्या काम है वो तो आपको पता लग गए, इन्हें हटा देता हूं मैं, एक एक करके सबको बनाएंगे हम। चलिए, परिपथ में धारा, विभव मापी के मुख्य परिपथ में धारा, ये मुख्य परिपथ है, ठीक। तो लिखते हैं विभव मापी के मुख्य परिपथ में धारा I। तो कितनी धारा बह रही है, कितना विभव है चालक का, सेल का, ये है E0, और कुल प्रतिरोध इस तार का प्रतिरोध है RAB, और ये रियोस्टेट है, बदलने वाला प्रतिरोध जो देता है, इसका प्रतिरोध है। यानी सीधे सीधे समझ लें बात को कि ये E0 जो है ये है RAB प्लस RH, ठीक। अगर आप इस RH को नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं है, मान लीजिए आप इस RH को अपने चित्र में नहीं दिखाना चाहते, कोई बात नहीं है, यहाँ से हटा दीजिए, इसको वहाँ से हटा दीजिए, धारा हो जाएगी E0/RAB। लेकिन चूंकि ऐसे प्रश्न बनेंगे परीक्षा के अंदर, प्रतियोगी परीक्षा के अंदर, जहाँ पर ये चीज़ लगी हुई होगी, तो आप परेशान हो जाएंगे कि सर ये तो क्या करें अब। तो इसलिए सामान्य विधि में अगर चले जाएं तो ये रहता है, क्योंकि धारा को ये प्रभावित करता है। अब देखिए, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं तो धारा का मान कम हो जाता है। अब बिंदु A तथा B के बीच फैला विभवांतर, यानी विभव मापी तार में विभवांतर, विभव मापी तार AB में विभवांतर कैसे, विद्युत धारा की दिशा में जाने पर विभव घटता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये है VA माइनस VB और ये है IRAB। कितनी धारा है इस तार में, I। ये जो धारा बह रही है I, वो इस तार में, इस पूरे परिपथ में घूम रही है। तो कितना हो जाएगा IRAB, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध माना है वो RAB माना है। यही वो विभवांतर है जो इस तार पर फैला हुआ है।
अगर मैं इस विभवांतर को एकांक लंबाई पर ले लूँ, यानी विभवांतर बटे एकांक लंबाई, तो इसे मैं कहूँगा विभव प्रवणता। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। कितनी हो जाएगी? VA माइनस VB बटे LAB, और ये हो जाएगी IRAB बटे LAB, और मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। विभव प्रवणता का मात्रक कितना हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। विभव का अंतर ये रहा, विभवांतर कितनी लंबाई पर फैला है? पूरी लंबाई पर यह फैला है, और A से B की तरफ जाने पर घट रहा है, यानी A का विभव B के विभव से ज़्यादा है। ठीक, और कैसे? IRAB बटे LAB है, जिसमें I का मान ये है। अगर इस I के मान को यहाँ लगा दूँ, ठीक, तो ये देखिए ERAB RH सब इसमें शामिल हो जाएंगे विभव प्रवणता में। तो कुल मिलाकर विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी? फिर से लिख रहा हूँ, विभव प्रवणता जिसको लिखते हैं छोटा k, ये आ जाएगी, देखिए कितना, E0 RAB बटे प्लस RH LAB RAB, ये देखिए ये आ गई विभव प्रवणता। एकांक लंबाई में कितना विभवांतर है। मान लीजिए मुझे दो छोटे छोटे बिंदुओं के बीच यहाँ विभवांतर देखना है। ये बिंदु है मेरा S, ये बिंदु है मेरा Z। सपोज मुझे इनके बीच में विभवांतर देखना है। साहब कितना विभवांतर है ज़रा बताइए इनके बीच में? इनके बीच की दूरी है मान लीजिए x। तो मैं क्या करता हूँ? VS माइनस VZ करता हूँ, क्योंकि मुझे S से Z की तरफ जाने पर विभव घटता है। तो मैं क्या करता हूँ? विभव प्रवणता कितनी है? K। ये रही विभव प्रवणता K, और कितनी दूर जाना है मुझे आगे? x। तो मेरा ये हो जाएगा, देखो उत्तर, मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मुझे इस विभव प्रवणता से मिलेगा। विभव प्रवणता किन बातों पर निर्भर करेगी? ये जो प्रतिरोध है RH, इस पर। अगर इसका मान बढ़ेगा तो विभव प्रवणता घटेगी। ठीक, अगर ये पोटेंशियोमीटर के तार की लंबाई बढ़ेगी तो विभव प्रवणता घटेगी। कुल मिलाकर ये सूत्र जो है ये बता रहा है कि साहब किन बातों पर विभव प्रवणता जो है निर्भर करेगी। इस बात को अक्सर छोड़ा जाता है, इस बात को अक्सर छोड़ा जाता है, जिसे छोड़ देने के कारण हमारे प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले सवाल या बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले सवाल, विभव मापी पर बनने वाले सवाल हम छोड़ देते हैं, और हम तंग होकर छोड़ते हैं, दुखी होकर छोड़ते हैं। यार समझ में नहीं आता, ये बड़ा उलझावा सा टॉपिक है। और उलझावा कुछ नहीं है, बात बिल्कुल सीधी है कि हम अगर इसकी सारी चीज़ों को ठीक ठीक पकड़ें और ये सारी चीज़ों को समझते हुए चलें तो बड़ा मज़ा, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर विभव प्रवणता यहाँ निर्भर करेगी, विभव प्रवणता पर ही दो बिंदुओं के बीच का विभव निर्भर करेगा, ये बात है। अब बात आती है कि जो तार है AB, अगर इसे देखें इसकी लंबाई क्या होती है, तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। देखो इस तरीके से फैला देते हैं तार AB को यूँ। इसकी लंबाई कितनी होती है बांधो? ये बिंदु A है, ये B है, तो इसकी लंबाई सामान्यतः 4 मीटर ली जाती है, 4 मीटर, ताकि विभव प्रवणता ज़्यादा ना हो। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में ज़्यादा विभवांतर ना बने, ताकि उसकी गणना करने में त्रुटि आ जाए। ठीक, मान लीजिए बहुत थोड़ी दूर जाके बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया उसमें, तो त्रुटि करने में, मतलब गणना करने में त्रुटि हो जाएगी फिर। तो पर्याप्त विभव प्रवणता, ठीक ठीक विभव प्रवणता हो, यानी उसका मान कम हो कुल मिलाकर, इसलिए इस तरह से इसे घुमा के लगा देते हैं। आप देखेंगे पुस्तक के अंदर कि ये जो तार AB है ये ऐसे घुमा के लगाया हुआ है। तो बात स्पष्ट हुई कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर विभव प्रवणता पर निर्भर करता है। अब हम इसी बात को इसका सिद्धांत बना देंगे। देखिए
अब अगर हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर लें विभव मापी तार पर, है ना, क्या लिखते हैं, विभव मापी तार पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बिंदुओं के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। ठीक, यानी विभव मापी तार की लंबाई के समानुपाती होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जितनी लंबाई ले लेंगे इस तार की उस लंबाई के समानुपाती होता है। क्योंकि बीच की दूरी से मतलब क्या है, बीच की दूरी से मतलब है तार की उतनी लंबाई। अब देखते हैं, दो बिंदु बना लेते हैं। ये बिंदु है S और ये बिंदु है Y। तो क्या लिखते हैं, VS माइनस VY, ये हो जाएगा K, और इस लंबाई को क्या मान लेते हैं, थोड़ी सी लंबाई मान लेते हैं L, है ना। तो ये हो गया KL। ठीक, तो यानी VS माइनस VY KL कहीं भी लगा लो, चाहे A से B तक जाने में लगाओगे तो पूरी लंबाई उसमें लग जाएगी। तो सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत है विभव मापी का सिद्धांत कि तार की, विभव मापी के तार की जितनी लंबाई लेंगे उसी के समानुपाती विभवांतर होगा। सही भाषा क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभव मापी तार पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होता है। बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब, दूरी से मतलब तार की लंबाई, तार की लंबाई, बिंदुओं के बीच तार की लंबाई, बिंदुओं के बीच तार की लंबाई के ये जो दूरी है इसकी जगह पे क्या लगा देना, तार की लंबाई के समानुपाती होता है। क्लियर। तो बात बहुत अच्छे समझ में आ गई कि जितना विभव या विभवांतर मैं इस तार पे चाहता हूँ, मैं वहीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी या तार की लंबाई लगा लूँगा फार्मूले में। ठीक, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गई, डेल्टा V, विभव का अंतर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, समानुपाती KL, ये हो गया। सिंपल। तो ये था इसका सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसका फंडा क्या है। ठीक, अब क्या करें, सबसे पहला काम ये है कि हम इससे किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम अपनी क्लास का टाइम देख लेते हैं। ठीक है, टाइम हो गया लगभग 33 मिनट। ठीक, यानी ये क्लास हमारी 10 मिनट और चलेगी। अभी 10 मिनट में हम वो काम कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में अगली क्लास में जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला काम हो गया हमारा, किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, पक्का ध्यान रहे। अगर दिक्कत आए तो वीडियो को पीछे हटा के वापस देख सकते हैं। ये क्लास नहीं ऐसी जिसमें दोबारा ना पढ़ा जा सके, ये क्लास है ऐसी जिसमें जितनी बार चाहे पढ़ सकते हैं। आप क्लासरूम में, ट्यूशन में, स्कूल में, यहाँ वहाँ कोचिंग में देखते होंगे, सर एक बार पढ़ा दिया, एक बार और पढ़ा दो। सर मेरा टाइम नहीं है यार मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम ही टाइम है। अगर कोई डाउट आया वीडियो को पीछे हटाओ, फिर से पढ़ लो। ओके, चलिए। तो पहला काम क्या करेंगे, पहला करेंगे किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे पहले विभव मापी से। ठीक, तो सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, पहला काम। यह हो गया विभव मापी का पहला काम। ठीक, कैसे लगाएं, तो ये लगाने का सिस्टम कैसा है।
अब हम जानते हैं कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो इसमें आगे की तरफ है, ये करंट की जो दिशा है इसमें आगे की तरफ है, और आगे की तरफ विभव घटता जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सेल लगा देता हूँ ऐसा करके, और इस सेल से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देता हूँ, ठीक। और कुछ इस तरीके से कोई बिंदु ढूंढता हूँ जहाँ से इस गैल्वेनोमीटर में धारा 0 हो जाए, ठीक। इस गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा हो जाए, 0 हो जाए। और इस सेल का विद्युत वाहक बल E लिख देता हूँ, और इस सेल का एक प्रतिरोध भी लगा देता हूँ ऐसे R, ठीक। और इसका प्रतिरोध भी लिख देता हूँ RG, ठीक। ये कर दिया मैंने, और ये लगाया मैंने स्विच, ओके। अब मैं इस स्विच SW को क्लोज करता हूँ, बंद कर देता हूँ, इस स्विच को मैं बंद कर देता हूँ। इस स्विच को बंद करने के बाद मैं यहाँ इस जॉकी को चलाता हूँ, इस जॉकी को मैं, ये क्या है भाई ये है जॉकी, ठीक। इस जॉकी को चलाता हूँ और IG को 0 ढूंढता हूँ, तो मुझे ये रीडिंग मिल जाती है एक लंबाई L पर, कोई भी लंबाई L पे मुझे ये रीडिंग मिलती है, इसमें करंट 0 हो जाती है। अब मैं इस लूप में इस बिंदु को T मानते हुए, ठीक, इस लूप में किरचॉफ का नियम लगा के देखता हूँ, इस लूप में, ठीक। चलिए लगाते हैं किरचॉफ का नियम, ठीक। अब क्या होगा, इसे लूप लगा देता हूँ, लूप 1 लिख देता हूँ इसको, लूप 1, ताकि पहचान हो। लूप 1 में, है ना, तो लिखता हूँ लूप 1, और क्या बोले हिंदी में, पाश में, ऐसे। किसका नियम लगाना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे सामने आएगा ये वाला प्रतिरोध, और इसमें धारा जा रही है आगे की तरफ, यहाँ से यहाँ तक का कितना प्रतिरोध है, AT का, ये है RAT, और इसमें धारा I है, और ये माइनस, क्योंकि मैं A से चला और A पर पहुँचूँगा, तो जाहिर से आप समझ रहे हैं कि यहाँ तक का प्रतिरोध इस विभवमापी के तार का काम करेगा, और धारा जा रही है आगे की तरफ, तो विभव घटेगा, ठीक। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसमें गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध काम करेगा, लेकिन उसमें धारा 0 है, और किसी भी दिशा में नहीं है, धारा उसमें 0 है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, 0। आंतरिक प्रतिरोध काम करेगा, लेकिन उसमें भी धारा 0 है। इस पूरे तार में धारा 0 है, ठीक, क्योंकि यही वो तार है जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी विभवांतर 0, इसके कारण भी 0, क्योंकि धारा 0 है, इनमें प्रतिरोध तो है लेकिन धारा नहीं है। बात पक्की हो गई सर, ठीक। अब ये इसका कैसा निशान आ गया सामने, इसका माइनस सामने आ गया, इसका प्लस सामने आ गया, ऐसे। ये मैंने लगाया ही इस तरीके से है। अगर मैं इसे उल्टा लगा दूंगा तो मुझे इसका मान मिलेगा नहीं, इसका मान मुझे माइनस में मिल जाएगा, और उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि फिर धारा 0 नहीं होगी, धारा भी मुझे 0 करनी है। खैर, अब मैं माइनस से प्लस जाने पर विभव प्राप्त होता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं यहाँ पहुँच गया, विभव प्राप्त होता है, और धीरे धीरे मैं यहीं पे पहुँच गया, यानी प्लस, ये हो गया 0, ठीक। हम देख रहे हैं कि इस EMF यानी विद्युत वाहक बल का मान हमें प्राप्त हो गया RAT, ठीक। अब ये जो IRAT है, IRAT, ये A से T तक के बीच का विभवांतर है विभवमापी के तार पर। और हम ये पता कर चुके हैं कि यार ये तो विभव प्रवणता के पदों में निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं कितना, VA माइनस VT, इसे लिख सकते हैं KL। ये देखो कितनी लंबाई है, A से T तक की लंबाई क्या मानी, L। तो क्या मिल गया, सेल का विद्युत वाहक
बल। ओके, कंडीशन क्या रही, शर्त क्या रही कि जब गैल्वेनोमीटर से होके जाने वाली करंट यहाँ पे धारा 0 होनी चाहिए, ऐसा पॉइंट इस तार पे ढूंढो, ठीक, तो मिल जाएगा विभव, ठीक, विद्युत वाहक बल सेल का। और ये जानकारी सही होगी, इस जानकारी में शुद्धता अधिक होगी, ठीक। इसलिए कहते हैं भाई सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हम विभव मापी का उपयोग करते हैं, ठीक हो गया, डन। चलिए अब बढ़ेंगे अगली क्लास में और देखेंगे इसके और क्या क्या काम है, इसमें क्या क्या हो सकता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, और इसको लेकर के बच्चे और टीचर अक्सर परेशान हैं। इसमें कुछ ना कुछ सर ये नहीं समझ में आता, जबकि देखिए आप देख रहे हैं कि अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आया नहीं। इसमें हम परिपथ के नियमों से चल रहे हैं, किरचॉफ के नियमों से चल रहे हैं, हमने डायरेक्ट इसमें कुछ लिखा ही नहीं, हर चीज़ को निकालते निकालते आगे बढ़ रहे हैं, तो बड़ी आसान सी बातें हो रही हैं यार, ठीक। चलिए अगली क्लास में देखते हैं इस पर आगे क्या हो सकता है। एज इट इज़ बना हुआ है ये, बिल्कुल यहीं का यहीं शुरू कर देंगे, कुछ मिटाने वाला नहीं हूँ मैं अगली क्लास में आते हैं, ठीक है।